नाज़रीन, इजरायली प्रोजेक्ट किस तरह अपने खात्मे की तरफ जा रहा है, अपने तमाम तर अग्रेशन, अपनी तमाम तर वेस्टर्न सपोर्ट और अपनी तमाम तर जो उसकी मिलिट्री पावर है, जो इकोनॉमिक पावर है, इस सब के बावजूद इजराइल ओवरऑल एज अ प्रोजेक्ट कैसे खात्मे की तरफ जा रहा है, आज बड़ी कंक्रीट जो एक एविडेंस है वो आपके सामने रखेंगे। और इजराइल के अंदर से ये बातें अब खुलकर जब सामने आ रही हैं और जब एक माहौल भी बना हुआ है कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट डिसॉल्व होनी है, जो पार्लियामेंट डिसॉल्व होनी है, जिसके नतीजे में उसकी गवर्नमेंट भी जाएगी और मामला जो है इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, तो ये बड़ी स्पेशल जो एविडेंसेस हैं और सारा मंजरनामा है वो आपके सामने रखेंगे पूरी सूरत हाल को समझने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, दुनिया तेजी के साथ नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। मशरक ने यह फैसला कर लिया है कि उसको मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर कबूल नहीं है। नाज़रीन, खबर यह सामने आ रही है और आप जरा अंदाजा कर लें कितनी बड़ी खबर है। पहले तो एक खबर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट होना चाहिए। और आज जरा देखिए, ब्रिक्स जो है, जो असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आ रही है और कंसेंसस हो चुका है ब्रिक्स के कंट्रीज का। नाज़रीन, ब्रिक्स जो है वो एक पैरेलल न्यूज मीडिया जो है वो दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, यानी न्यूयॉर्क टाइम, यानी कि वाशिंगटन पोस्ट, यानी कि गार्डियन, यानी कि द टाइम्स, बड़े से बड़े जो इनके इदारे हैं। और जाहिर बात है कि वो नैरेटिव को बनाने में अहम तरीन उनका किरदार है। ये दुनिया के सबसे बड़े इदारे हैं और इसके मुतबादिल में इनके पास कोई इस सतह के इदारे नहीं हैं। तो ब्रिक्स एज अ होल उसने ये फैसला किया है कि वो एक पैरेलल बॉडी ऑफ मीडिया जो है वो लेकर आने वाले हैं और साथ जो है वो जो शोबिज इंडस्ट्री है उसमें भी वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हॉलीवुड है उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आप जरा कोल्ड वॉर की सारी जंगें उठाकर देख लें और उसमें सारा जो है वो रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, और अब हॉलीवुड का रुख जो है वो चाइना की तरफ भी हो गया है। तो शोबिज के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऐलान हुआ है और साथ न्यूज मीडिया के अंदर एक उस सतह की बॉडी के वो अपना नैरेटिव जो है वो दुनिया के अंदर ला सकें। ये आप देखेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए एक एक सतह पर फैसला हो रहा है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीशेप करना, और करेंसी की आप देख लें उसकी भी ब्रिक्स जो है वो बात कर चुका है। और फिर जो चाइना ने इकदाम उठाया कि जो मेडिएशन सालसी जो है वो अब वो करवाया करेंगे, और एक बॉडी जो है वो हांगकांग के अंदर, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अब कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद क्या है कि जब आप आलमी अदालत में जाते हैं तो आपसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉयर्स लेते हैं, लेकिन यहां पर चीन ने कहा कि ये हमारी जो मशरकी रिवायात हैं उसके ये खिलाफ बात है, तो हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाएंगे कि मसाइल को हल करने के लिए वो पैसे भी खर्च ना करने पड़े जो वहां पर खर्च भी होते हैं और मसाइल हल भी नहीं होते। तो ये ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला और अफ्रीका के कंट्रीज ये फैसला कर चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाना है, और उसके लिए बहुत बड़े इकदाम जो है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट का जो इन्वॉय है ट्रंप की जानिब से तब्दील कर दिया गया है। जो निगोशिएशंस इससे पहले देख रहे थे उनकी जगह नया बंदा जो है वो लाया गया है। और उधर रशिया जो है उसके हमलों का स्केल बढ़ता चला जा रहा है। रोज ये खबर आती है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक, और आज भी हमारे पास यही खबर है कि रशिया ने जो आज हमला किया वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है, क्योंकि रोज स्केल जो है वो ऊपर जाता चला जा रहा है। रशिया एक खास डायरेक्शन के अंदर, एक खास हिकमत अमली के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें यूक्रेन का एयर डिफेंस फारिग हो गया है और कीव के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन है वो फायर कर रहे हैं, और जो उनकी जमीनी फौज है वो भी रिट्रीट कर रही है और कोलैप्स हो रही है, और रशिया की जमीनी फौज भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और एयर डिफेंस फारिग हो गया और वो ड्रोन्स और उनके वो सारे आगे आकर हिट कर रहे हैं, कीव को हिट कर रहे हैं। तो उधर रशिया जो है वो पूरी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर यूक्रेन, लेकिन रोजाना जो है वो मजीद टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में जाती चली जा रही है और उनका हदफ जो है वो दारुल हुकूमत है। अगर ये सारा इलाका रशिया ले जाता है तो फिर नेटो क्या करेगा, क्योंकि इस जंग में फैसला होना है रशिया के मुस्तकबिल का, इस जंग में फैसला होना है नेटो का और यूरोप का। तो ये कोई मामूली जंग नहीं है जो यहां पर लड़ी जा रही है। तो ये तमाम हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, प्रीवियस सेंचुरीज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी सेटलर कॉलोनीज जो है वो कायम हुई। एक तो कॉलोनी वो थी जो ब्रिटिशर्स ने बरसगीर के अंदर कायम की थी, एक तो कॉलोनी इस नौयत की थी। दूसरी सेटलर कॉलोनीज थी जिसमें बाकायदा जब वो सेटलर्स लाकर बसाया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका में नजर आता है, जिसमें हमें अल्जेरिया नजर आता है, जिसमें फ्रांस की सेटलर कॉलोनी थी। इसी तरह दीगर भी ऐसी सेटलर कॉलोनीज बनाई गई। लेकिन क्या हुआ कि वो तमाम की तमाम सेटलर कॉलोनीज जो है वो कोलैप्स कर गई, तमाम के तो कोई भी नहीं चल सकी है। एक कॉलोनी बाकी है जो पिछली सदी के अंदर कायम हुई और अभी तक वो कायम है, और उसका नाम है इजराइल। तो जब हम बाकी कॉलोनीज की हिस्ट्री पढ़ते हैं और सारे सिनेरियोस को देखते हैं
तो आखिरी वक्त में उन्होंने भी बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ा दिया था, लेकिन वो जुल्म को बढ़ाना और आखिरी हदों तक चले जाना, अगर आप साउथ अफ्रीका की तारीख पढ़ लें, अगर आप अल्जीरिया की पढ़ लें, तो इतना जुल्म किया गया आखिरी उन टाइम के अंदर कि रूह कांप जाती है। लेकिन वही जुल्म जो है वो उन कॉलोनीज के खात्मे की वजह बना। तो क्या इजराइल के साथ भी यही कुछ होने जा रहा है? ठीक है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि इजराइल एग्रेशन कर रहा है और इजराइल ताकतवर और फलाना है, लेकिन क्या इजराइल का मुस्तकबिल भी यही होने जा रहा है? क्योंकि कोई कॉलोनी चल नहीं सकी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल कैसे डैमेज हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है इकोनॉमिक महाज के ऊपर, बाकी सारे फ्रंट, दुनिया आइसोलेट कर रही है, दुनिया पीछे हटती चली जा रही है इस कॉलोनी से। तो आज नाज़रीन जो हेरिट्स है, सबसे बड़ा इजराइल का मीडिया, वहां से जो रिपोर्ट जारी हुई है बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसको हम इस तनाजुर में देखेंगे कि अल्टीमेट एंड क्या होने जा रहा है। एक तरफ ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स है जो हर लम्हे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कहीं अटैक्स हो रहे हैं, कहीं तैयारी हो रही है, कहीं इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं। एक तरफ तो ये चीज़ है, लेकिन जब हम ओवरऑल पिक्चर को देखें और अल्टीमेट एंड की बात करें तो वो रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाज़रीन वो रिपोर्ट ये है कि इजराइल अल्टीमेटली कोलैप्स होने जा रहा है। वो जिस रास्ते के ऊपर चल पड़ा है ये असल में उसके कोलैप्स का रास्ता है। जो 7 अक्टूबर को ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जिस रास्ते के ऊपर वो चला है वो अपने कोलैप्स की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं ये जबरदस्त रिपोर्ट जब आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो खुद इजराइल का सबसे बड़ा मीडिया और हेरिट्स के जो एडिटर इन चीफ हैं उनकी ये रिपोर्ट है। इजराइल्स कोलैप्स कुड फुलफिल द खामनाइज 2040 प्रेडिक्शन। इजराइल फेसेस इंटरनल डिसइंटीग्रेशन, अंदर से जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है इजराइल, और गजा जंग की वजह से डीप पॉलिटिकल फ्रैक्चर देखा जा रहा है। अच्छा, इमाम खामनाई जो है वो उन्होंने प्रेडिक्शन कर रखी है कि 2040 तक इजराइल जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन तो कई साल पहले की है। ये जो हालात पैदा हो गए इसमें तो 2040 का इंतजार नहीं होना, इसमें तो चंद महीने हैं या 2-4 साल हैं। अगर ये जंग इसी तरह से जारी रखते हैं तो ये 2040 नहीं, उससे पहले ही ये मामला हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन काफी साल पुरानी है। उस वक्त ये वाला सिनेरियो तो नहीं बना हुआ था, उनकी अपनी एक कैलकुलेशन थी कि जैसे जैसे ईरान ताकतवर होता चला जा रहा है और जैसे जैसे रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह, हूतीज, हमास ये तगड़े होते चले जा रहे हैं तो 2040 तक इजराइल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो ये महीनों और 2-4 सालों की बात है। इजराइल इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ इंटरनल कोलैप्स। इजराइल को जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंटरनल कोलैप्स का है, और बड़ी बड़ी एम्पायर्स भी अंदरूनी तौर पर कोलैप्स हुई हैं। और इजराइल की भी एक हिस्ट्री रही है, इनकी जो किंगडम्स थी वो भी अंदर से कोलैप्स हुई, उनको बाहर से कोई नहीं हरा सका। दैट कुड फुलफिल द प्रेडिक्शन ऑफ ईरान सैयद अली खामनाई, द एंटिटी वुड सीज टू एग्जिस्ट बाय 2040। आगे वो तफसील में इसकी रीजंस लिखते हैं कि वजूहात क्या है और सारे मंजरनामे की तफसीलात वो लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सेवेरिटी ऑफ इंटरनल सिचुएशन है, यानी अंदर हालात बहुत ज्यादा शदीद हो गए हैं, वार्निंग ऑफ इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इजराइल फ्यूचर। ये जो गजा की जंग है इसकी वजह से अंदरूनी मामलात शदीद हो गए हैं और इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इंप्लीकेशन जो हैं वो इजराइल के लिए निकलने वाली हैं। फिर उन्होंने एक पैरेलल ड्रा किया, और पैरेलल ड्रा किया सोवियत यूनियन और इजराइल की मौजूदा सूरत हाल के दरमियान। सोवियत यूनियन चूंकि कोलैप्स हुआ तो उन्होंने सोवियत यूनियन और इजराइल के दरमियान एक पैरेलल ड्रा किया, और वो लिखते हैं कि जो सोवियत यूनियन है was not defeated in a nuclear world war, it collapsed from within। सोवियत यूनियन जैसी ताकतवर तरीन एम्पायर और जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो कोई न्यूक्लियर जंग में नहीं हारा है। न्यूक्लियर जंग की वजह से या वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ सबने उसके ऊपर हमला कर दिया तो वो कोलैप्स हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। असल क्या हुआ कि वो अंदर से कोलैप्स कर गया था। दे अमेरिका की और यूरोप की फौजें तो सोवियत यूनियन पर हमलावर नहीं हुई थी, फिर सोवियत यूनियन कैसे टूटा था? तो अंदर से वो कोलैप्स कर गया। सोवियत यूनियन जो है वो वॉर आफ्टर वॉर, एंडलेस वॉर के अंदर अपनी इकोनॉमी और बाकी सारे मामला, तो इस तरह अंदर से कोलैप्स हुआ। और आगे वो लिखते हैं कि इजराइल को बचने का एक रास्ता अभी भी शायद मौजूद है, शायद अभी तक एक रास्ता मौजूद है, और वो क्या है? ही फॉर्मुलेट अ विजन फॉर द डे आफ्टर। और उन्होंने फिर आगे बताया कि वो क्या हो सकता है, जिसमें सबसे पहली चीज इजराइल को क्या करनी है, एंड द वॉर इन गाजा। सबसे पहले गजा की जो जंग है उसको रोकना है। बिफोर, ये लफ्ज सुनिएगा, गजा swallows इजराइल इनटू इटसेल्फ नेवर टू रिटर्न। इससे पहले कि गजा इजराइल को निगल जाए, इजराइल ये जंग रोक दे, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इजराइल का अग्रेशन, इजराइल का तकब्बुर, उनके सुबह शाम के बयानात, एड का रोकना, जो कुछ वहां पर हो रहा है, इजराइल अपनी एक हैबत दिखा रहा है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं और जो वो चाहेगा कर सकता है। लेकिन असल में इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल रहे हैं कि इजराइल मुकम्मल अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि गजा इजराइल को निकल जाए। अब ये एक एक बात उन्होंने
वही लिखी है जो रियलिटी है, जो इसराइल का अंजाम होने जा रहा है। नो मिलिट्री सोल्यूशन कैन प्रिवेंट इंटरनल कोलैप्स। कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन जो है, कोई जदीद तरीन जंगी त्यारा, कोई टैंक्स, कोई मजीद असलहा, कोई भी चीज इसराइल के इंटरनल कोलैप्स को नहीं रोक सकती है। देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन नाइदर थ्रू अ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम दुनिया का जदीद तरीन को मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भी ले आए, ये भी इस चीज को नहीं रोक सकता। थ्रू अ डेयरिंग लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग, जो ये यमन के ऊपर जाकर बॉम्बिंग करते हैं और फिर इतराते हैं कि देखो हमारे हाथ कितने लंबे हैं, इस तरह की कोई बॉम्बिंग भी इंटरनल कोलैप्स को नहीं रोक सकती। दैट कैन प्रिवेंट द थ्रेट ऑफ इजराइल्स इंटरनल कोलैप्स। कोई भी चीज इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इजराइल में अपेयर कि ऐसा लगे कि आफ्टर 20 मंथ ऑफ वॉर इजराइल जो है वो फंक्शनिंग वेल कर रहा है, मतलब ठीक ठाक देखें इजराइल चल तो रहा है, बाजार शायद ऐसा लगे, और इसकी जो करेंसी है जैसी तैसी भी है लेकिन स्टेबल है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी लो है, और क्राउडेड बीचेस नजर आते हैं, बीचेस के ऊपर लोग ही लोग हैं, और जो तल अवीव के रेस्टोरेंट्स हैं वो भी आपको भरे नजर आएंगे। तो बाजार ऐसा लगेगा कि 20 महीने की जंग क्या नुकसान पहुंचा सकी है, इजराइल इज फंक्शनिंग वेल। बट ही पॉइंटेड टू द साइंस ऑफ डीपर डिके। असल में इजराइल के आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने का जो प्रोसेस है वो डीपली जो है वो जारी है। राइजिंग क्राइम्स एंड डिविजन्स एंड लॉस ऑफ होप। सबसे बड़ी चीज जो लॉस ऑफ होप है कि ये जो मतलब ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि यहां पर किसी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर फलस्तीनियों के लिए सिक्योरिटी नहीं है तो। फिर अगली फैक्टर वो लिखते हैं, और वो फैक्टर वो है जिसकी वजह से अभी इजराइल की एग्जिस्टेंस है, असल में वही चीज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो है एब्सोल्यूट अटैचमेंट टू यूएस। इस वक्त देखिए कि वो कहते हैं कि एक तरफ डोमेस्टिक टर्मोइल है और सारी जो डिपेंडेंस है इजराइल ने वो अमेरिका के ऊपर कर लिया, खासकर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारी उम्मीदें इन्होंने लगा दी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, और डोनाल्ड ट्रंप को जो लेफ्ट है, लेफ्ट देखता है एज अ सेवियर एंड ब्रिंगर ऑफ पीस, और जो राइट विंग है जैसे नेतन्याहू, इट होप्स फॉर द डीपॉपुलेशन ऑफ गाजा ऑन हिम। यानी लेफ्ट उसको एज अ पीस ब्रिंगर के तौर पर देख रहा है, यानी मिडिल ईस्ट के मुल्क भी यही कह रहे हैं कि वो अमन लेकर आएंगे, बाकी भी यही बात हो गई, ट्रंप साहब जंगे रुकवाएंगे, और जो राइट है वो उसके ऊपर बैट लगाकर बैठा है कि यही तो वो बंदा है जो गजा को डीपॉपुलेट करेगा। तो एक मुकम्मल जो डिपेंडेंस है ट्रंप के ऊपर, देखें इजराइल जो है वो उसकी कॉलोनी एक कलेक्टिव वेस्ट की सपोर्ट के साथ है, खाली अमेरिका कुछ नहीं, एक कलेक्टिव वेस्ट की सपोर्ट है, और वेस्ट आपके सामने कलेक्टिवली अब उस तरह से साथ नहीं खड़ा, और सैंक्शन सबसे बड़ी मिसाल है। फिर अगली बात वो लिखते हैं, लीडरशिप डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, और यही वो हकीकत है कि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखे बगैर, मैंने आपको कई बार मिसाल दी कि न्यूक्लियर का मतलब यह नहीं है कि आप चला दे, ताकत का मतलब यह नहीं है कि उसको इस्तेमाल कर लिया जाए और उसको हर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। ताकत जितनी इस्तेमाल होती है उतनी घटती है। तो ये जो एरोगेंट और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप बैठी हुई है, ये रियलिटी से डिटैच है, और ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डिटैच फ्रॉम द रियलिटी अमिड ग्रोइंग एंजाइटी अमंग सेटलर्स। ये इस बात को नहीं देख रही कि इजरायली सेटलर्स किस तरह से छोड़कर जा रहे हैं और उनके अंदर एंजाइटी जो वो किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। और फिर वो शार्पली उन्होंने क्रिटिसाइज किया नेतन्याहू को, एक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग फिक्स्ड ऑन स्प्रेडिंग कंस्पिरेसीज। अजीबो गरीब ये कंस्पिरेसीज जो वो फैला रहा है, और एब्सॉल्विंग हिमसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाकर ये मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहा है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, नेतन्याहू को कैसे याद रखा जाएगा? नेतन्याहू विल बी रिमेंबर्ड इंटरनली एज द लीडर हु ब्रॉट इजराइल ऑन द ब्रिंक ऑफ रियून। बाकी दुनिया तो उसको देख रही है, जो आलमी अदालत का फैसला है उसी मुताबिक देख रही है, एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देख रही है। इंटरनली इजरायली सेटलर्स उसको कैसे देख रहे हैं, ये इस तरह से याद रखा जाएगा, वो इजरायली लीडर, वो वज़ीर आज़म जो इजराइल को ऑन द ब्रिंक ऑफ रियून, तबाही के दहाने के ऊपर लेकर आया, इसको ऐसे याद रखा जाएगा। एंड इंटरनेशनली और आलमी सतह पर इसको कैसे देखा जाएगा? एज अ मैस मर्डरर। हैरिट्स की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, कंज्यूम्ड बाय मेसियानिक एस्केपिज्म। वही मसीहा वाली जो आइडियोलॉजी है, मेसियानिक एस्केपिज्म से मुराद यह है कि वो उसी के अंदर रहना, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे हट करके वो बस हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मसीहा ने आना है और थर्ड टेबल बनना है और फिलिस्तीनियों को यहां से निकालना है, मतलब उसी के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी से दूर, जो कि एक चीज फेक आइडियोलॉजी, और उस पर हम बात कर भी चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डीपनिंग डिवाइड, सबसे बड़ी चीज कि पॉलिटिकल एलीट जब आपस में लड़ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम इज बिजी डीपनिंग इंटरनल डिवीजन
instead of rebuilding Israel from the ruins of judicial upheaval and endless war, बजाय इसके कि जो पॉलिटिकल एलीट है और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इजराइल को एंडलेस वॉर से निकाल कर सही डायरेक्शन के ऊपर डाले, ठीक है, और जो तबाही हो चुकी है रीबिल्डिंग की तरफ जाए, लेकिन यहां पर तो इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। नेतन्याहू हैज नो विजन फॉर द फ्यूचर, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और बार बार हम रोजाना यही बात कर रहे हैं कि जो गजा की ये सारा जुल्म कर रहे हैं, और भाई गजा पर कब्जे से कौन सा मामला हल होने वाला है? ये कोई रास्ता नहीं है जो इजराइल ने लिया है। तो ही हैज नो विजन फॉर द फ्यूचर, ओनली फर्दर डिस्ट्रक्शन, सिर्फ और सिर्फ तबाही। तो ये बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट है जो हेरड्स की जानिब से सामने लाई गई है, और ये इस बात का सबूत है कि इजराइल का अल्टीमेट अंजाम क्या होने वाला है। अब वो एड रोक कर बैठा हुआ है, वो बमबारी कर रहा है, इस सब का हिसाब किताब होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा हिसाब किताब यही है कि ये प्रोजेक्ट अपने आप के अंदर जो है वो कोलैप्स कर जाए। तो ये एक सूरत हाल हो गई। और आयरलैंड के एक एक्टर हैं जो कि गेम्स ऑफ थ्रोन के फेमस एक्टर हैं, उन्होंने फलस्तीन के नाम एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि हमने 700 साल तक, आयरलैंड के लोगों ने 700 साल तक एम्पायर के खिलाफ जदोजहद की और हम रुके नहीं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लड़ते रहे। और मेरा यही पैगाम जो वो पैलेस्टीनियंस को है। रशिया ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। रशिया ऑफिशियल रीट्रीट ऑफर टू फैसिलिटेट यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, ये रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है वो आई है। और रशिया बार बार ये बता रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और 8 न्यूक्लियर प्लांट्स जो वो लगाने जा रहा है। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन दुनिया में एक हंगामी सूरत हाल है, बड़े राब्ते हो रहे हैं, बड़े फैसले हो रहे हैं। दुनिया तय कर रही है कि उसने किसके साथ जाना है, किस डायरेक्शन में चलना है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस करनी है, चाइना पर करनी है, ब्रिक्स में जाना, क्या करना है। बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही है। एक तो रशिया ने अनाउंस किया है कि उनकी अमेरिकन के साथ 3rd राउंड होने जा रहा है, ये कल उनकी अनाउंसमेंट आई, ठीक है। जो रशिया और अमेरिका के जो निगोशिएशन शुरू हुए, जिसका आगाज सऊदी अरेबिया से हुआ, उसका 3rd राउंड होने जा रहा है। दूसरा, अमेरिका और चाइना की मुलाकात 2 दिन जारी रही है लंदन के अंदर, जो इख्तिताम पजीर हो गई। और ट्रंप ये कह रहा है कि हमारी डील तय हो गई है और चीन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स देगा। अच्छा, चीन पहले भी रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा था, वो तो ट्रंप ने जो तिजारती जंग छेड़ी तो उसको ट्रंप की ये कैलकुलेशन थी कि चीन इस सब के बावजूद भी पीछे हट जाएगा, लेकिन चीन का जो रिएक्शन आया वो तो बड़ा गैर मामूली था और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और एम्बैरेसमेंट भी हुई। अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स ट्रंप कह रहा है कि चीन देगा, अच्छा चीन रेयर अर्थ मिनरल्स देगा, लेकिन अब जो है वो और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से देगा, क्योंकि अब तो अमेरिका को उसने देख लिया कि इस पर ये किसी भी वक्त कोई भी फैसला ले सकता है। तो पहले जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा था, ट्रंप कह रहा है कि अब भी उसी तरह सप्लाई करेगा, तो अब और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से होगा। यानी ट्रंप ने इस सारे खेल में, इस तिजारती जंग में अचीव कुछ भी नहीं किया, कोई चीज उसने चाइना से मनवाई नहीं है, ठीक है। ये तो पहले भी चाइना सप्लाई कर रहा था, तो उसमें क्या मसला था? तो इसमें उल्टा अमेरिका एक्सपोज हुआ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी मार्केट से साफ हो गए। दूसरी बात यह कि अमेरिका और ईरान की टॉक्स होने जा रही हैं। तीसरी बात यह कि ईरान और अरब्स की मुलाकात ओस्लो में किसी भी वक्त होने जा रही है। और अगली बात यह है कि मॉस्को के अंदर एक गैर मामूली एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो 9 जून से शुरू हो चुकी है, बड़ी गैर मामूली, और उसका नाम ही उन्होंने फ्यूचर रखा है, फ्यूचर 2050 और मल्टीपोलर वर्ल्ड। फ्यूचर 2050 मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है। और इसमें जो शुरका हैं ये उनकी वजह से ज्यादा फेमस है, भाई कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती हैं। इसमें जो वेस्ट के वो लोग जो एंटी यूक्रेन वॉर हैं, जो एंटी नेटो हैं, जो एंटी डीप स्टेट हैं, वो सारे जो है वो इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। और बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम अक्सर कोट भी करते रहते हैं, जिसमें प्रोफेसर जेफरी हैं, और ये अमेरिका के इस वक्त जबरदस्त थिंक टैंक्स है, और इजरायली लॉबी को सब ज्यादा ये वहां पर एक्सपोज कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा था, जिसको फिर ट्रंप ने जिनका क्लिप भी शेयर किया था, इन्होंने कहा था कि अमेरिका का सदर असल में नेतन्याहू है और पिछले 20 साल से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उसने चलाई, और मिडिल ईस्ट की जंगों में ये बंदा हमें घसीट कर लेकर गया और हमने सिर्फ नुकसान उठाया। ये वो प्रोफेसर जेफरी वहां मॉस्को में पहुंचे हुए हैं। जॉर्ज गैलवे ये जबरदस्त फलस्तीन के सपोर्टर हैं और बरतानिया के फेमस ये पॉलिटिशियन हैं और फेमस पर्सनालिटी हैं। इसके अलावा एलेक्स जॉन्स ये अमेरिका के फेमस जर्नलिस्ट हैं, और इलोन मस्क के जो फादर हैं वो भी यहां पर शरीक हुए हैं, और जैक्सन हिंकल ये फेमस जर्नलिस्ट है अमेरिका के, और अभी यमन से होकर आए हैं। ये सब ज्यादा इस वक्त आवाज उठा रहे हैं फलस्तीन के लिए, ये वहां पर शरीक हुए हैं। और अब जो वेस्टर्न मीडिया है उसको बहुत इस पे जलन हो रही है कि भाई ये लोग वहां पर क्यों बैठे हुए हैं, तो उनके हवाले से अजीबोगरीब हेडलाइंस भी लगा रहे हैं। तो मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। पहले तो मॉस्को टाइम्स, द फाइट फॉर सोल्स एंड माइंड्स, एलेक्स जॉन्स, जॉर्ज गैलवे, एरोल मस्क जो कि उनके फादर हैं, एंड मोर अटेंड फार राइट फोरम ऑफ द फ्यूचर इन मॉस्को। उन्होंने कहा ये किसकी लड़ाई है? सोल्स एंड माइंड्स की लड़ाई है, ठीक है ना। ये यानी कि उस निजात की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, यानी ये जो सारा वेस्ट के साथ लड़ा जा रहा है।
Foreign Minister Sergei Lavrov remarks and answer to the question at the Forum of the Future 2050। अब ये सर्जाई लेवरोव जो है वो उसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी। और यूक्रेन का मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स ग्रैब रशियन कैश लिजिटिमाइजिंग क्रेमलिन प्रोपेगेंडा एट मॉस्को फोरम ऑफ द फ्यूचर 2050। के पैसा लेकर इन्होंने देखो कि क्या रशिया का जो प्रोपेगेंडा है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और द गार्डियन लिख रहा है, वेस्टर्न गेस्ट इंक्लूडिंग इलोन मस्क फादर टू स्पीक एट प्रो प्यूटन ओलिगार्क्स मॉस्को फोरम। क्योंकि ये प्यूटन के करीबी जो पर्सनैलिटी हैं उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई, तो वो कह रहे हैं कि देखो कितनी बाइस्ड है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई किस किस सतह के ऊपर इस वक्त जा रही है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई। फिर आप देखिए रशिया 2050, द एम्पायर स्ट्राइक्स अगेन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट यूजफुल इडियट्स। मतलब वेस्टर्न मीडिया इन लोगों को जो कि एंटी नेटो हैं, जंगों के खिलाफ हैं, डीप स्टेट को सबसे ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, उनको यूजफुल इडियट्स जो है वो नाम दे रहे हैं। तो यहां पर यह बात सामने आ रही है कि पैरेलल सिस्टम जो है वो लेकर आ रहे हैं। देखिए ना कि गजा की जंग में आपने सबसे ज्यादा इसको देखा होगा कि कवरेज कितनी मैटर करती है, कैसे सीएनएन ने यहां पर कवरेज की, कैसे बाकी मीडिया ने आकर यहां पर किस एंगल के साथ जो है वो कवरेज की। ये बताते थे कि बमबारी हुई और उसमें जो है वो लोग डाइड हो गए, किल्ड नहीं लिखते, डाइड लिखते हैं, और ये भी नहीं बताते कि ये बमबारी किसने की। ठीक है, तो हमने वो सारा देखा है। तो मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है और शोबिज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है। तो अब चूंकि बिल्कुल पैरेलल वो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, वो करेंसी के हवाले से, वो इकोनॉमी के हवाले से, वो मिलिट्री अलायंसेस के हवाले से, तो अब वो मीडिया के हवाले। अब देखिए ना, अल जजीरा उसने पूरे वेस्टर्न मीडिया को टक्कर दी है, तो उन्होंने भी एक मिसाल कायम की है। तो इसी तरह ये अपना एक पैरेलल सिस्टम लाने, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। अगली बात यह है कि रशिया बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर कैपिटल के ऊपर फायर हो रहे हैं। जमीनी फौज उनकी पीछे हट रही है यूक्रेन की, और रशिया की फौज आगे, और सेंट्रल यूक्रेन तक वो 2 दिन पहले पहुंच गए थे। अब मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। रशिया हिट्स कीव ओडेसा इन लार्ज स्केल एरियल असॉल्ट। ओडेसा जो है ये आखिरी उनकी बंदरगाह है, जिसके बाद ब्लैक सी से उनका राब्ता कट हो जाएगा और इसकी तरफ देखिए रशिया को उन्होंने डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की है। कभी वो कर्सक के अंदर घुस गए, कभी डीप इनसाइड अटैक कर दिया, लेकिन रशिया को पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और उनको डायरेक्शन ये है कि यूक्रेन को मुकम्मल कंट्रोल में लेना है। यही वो स्ट्रेटेजिक डिफीट है जो नेटो को होगी। तो रशिया डाइवर्ट नहीं हो रहा। कर्सक पर भी यूक्रेनी फौज घुस गई, तो आप देखिए कि प्यूटन पैनिक नहीं हुआ, उसने पहले डिफेंसिव मेजर्स लिया, ऑफेंसिव नहीं। पहले कुर्सक से कई महीने लगाकर उन्होंने यूक्रेनी फौज को फारिग किया और फिर उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो अपना ऑफेंस है उसको बढ़ाया है, यानी एक पूरी प्लानिंग के साथ। रशिया सेज रेडी टू रिपेल एनी थ्रेट फ्रॉम नेटो बाल्टिक सी एक्सरसाइज। अब वो नेटो के साथ भी एक, चूंकि ऊपर जो बाल्टिक सी है, फिनलैंड और वो सारा, वहां पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और रशिया कह रहा है कि ये हमारे साथ जंग की ये तैयारी हो रही है और हम जंग के लिए तैयार हैं। अब देखिए रशिया और नेटो की जंग। Russia is closely monitoring NATO's ongoing military exercises in the Baltic Sea and has taken all necessary measures to counter any perceived threats from the alliance. The drills form part of alliance broader effort to enhance operational readiness in the region. NATO ये कह रहा है। Moscow accuses NATO of unified anti-Russia strategy. तो रशिया भी अपनी एग्जिस्टेंस की जो जंग है वो उसको लड़ रहा है, क्योंकि अगर रशिया हार गया तो इसको कई हिस्सों में तकसीम जब कर दिया जाएगा, ठीक है, और अपनी मर्जी का सिस्टम जब वहां पर लाया जाएगा तो रशिया कभी पीछे नहीं हटेगा और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। नेटो कोलैप्स हो जाएगा, यानी नेटो खत्म हो जाएगा अगर वो ये जंग हार जाता। और यूरोपियंस वो सिर्फ इसी वर्ल्ड व्यू के अंदर देख रहे हैं कि भाई रशिया को हमने नहीं जीतने देना। हालांकि रशिया के साथ बातचीत भी हो सकती है, आगे भी बढ़ा जा सकता है। प्यूटन ने तो एक बार कहा कि हम तो नेटो का भी हिस्सा बन जाएंगे, इसमें क्या मसला है। तो G8 का हिस्सा था रशिया, ठीक है, लेकिन ये जो है ना डीप स्टेट्स और ये कि उनको डिस्ट्रॉय करना, यहां पर मामला जब वो खराब हुआ है। तो रशिया के साथ वेस्ट को बात करनी चाहिए, यूरोप को, और रशिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ये तसादुम ही रहता है और यही वर्ल्ड व्यू रहता है कि भाई रशिया को नहीं जीतने देना, तो रशिया तो हार कबूल नहीं करेगा, फिर उसका नतीजा जो भी निकले। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने हाजिर होगा, करें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।